Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, ये जो पहला प्रश्न में 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 द्विघात बहुपद दिए गए हैं, इसके शून्यांक ज्ञात करना है, यानी कि हल करना है। और जो उत्तर आएगा, जो शून्यांक आएंगे, उसका और गुणांकों के बीच संबंध भी बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है 2.2 का पहला प्रश्न का हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, जो लिखा है x² - 2x - 8। तो इसे मैं नोट कर लेता हूं और इसे हल करने की कोशिश करता हूं। क्या लिखा गया है, x² - 2x - 8 और इसे हमें हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x² के जो बगल में देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, x² का कोई भी गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। कुछ नहीं तो क्या रहेगा, 1। अब गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए 3 तरीके हैं। 3 प्रकार के तरह इसमें विधि है जिसे हल किया जा सकता है। तो हम लोग एक पहली विधि का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड विधि का। चलिए गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो एक ये जो शुरुआती का जो गुणांक है और लास्ट वाला जो गुणांक है, इन दोनों का पहले गुणा कर लेना चाहिए। तो 1 और 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 का हमें करना होगा गुणनखंड। चलिए 8 का गुणनखंड कर लेते हैं कहीं साइड में। यहाँ मैं 8 का गुणनखंड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अंतिम जो पद है, इसके साइड में माइनस लिखा हुआ है, और माइनस लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये हुआ, ये जो गुणनखंड आया है इसका हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है इसे, कि अगर इसी संख्याओं में से घटा दिया जाए तो 2 आ जाना चाहिए। जैसे मैं 2 दूना के 4, इन दोनों का गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2 दूना के 4, और 4 में से 2 घटा दूं तो हो जाएगा 2। तो चलिए मैं नोट कर लेता हूं। सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए इन प्रश्नों को उतार लूंगा ऐसे, और ये जो बीच वाला पद है इसके स्थान पर मैं खाली स्थान ऐसे कोष्टक में छोड़ दूंगा। बाकी सभी पद को ऐसे नोट कर लूंगा। अब करना क्या है, ये खाली जो कोष्टक में बनाया हूं इसमें वह संख्या भरेंगे जिससे घटाने पर 2 प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर 8 प्राप्त हो। जैसे मैं यहाँ पर हम गुणनखंड करके देख चुके हैं, 2 दूना के 4, दूना के 8 होता है। तो अगर हम 2 दूना के 4 यानी कि 4 में से 2 घटा दें, यहाँ 4 में से 2 घटा दें तो हो जाएगा 2, और 4 दूना के 8 तो होगा ही। चलिए अब इसे हम लोग आगे हल करते हैं, आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे। तो ये जो हो जाएगा, एक x² था है ही। अब इस कोष्टक को तोड़ते हैं, तो जब इस माइनस का कोष्टक में अंदर गुणा होगा तो होगा -4, और इधर से देख सकते हैं पीछे से x का भी गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा x, 4x। और फिर इस माइनस का -2 में गुणा होगा तो हो जाएगा +2, और इसमें x का भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा x, +2x हो जाएगा। और -8 को हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ हमको 4 पद प्राप्त हो चुके हैं। तो 4 पद में से 2-2 पद का जोड़ा लगाएंगे। ये 2 पद, आगे के 2 पद, और ये पीछे के भी 2 पद। तो ये जो आगे के 2 पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों में से कुछ मौसा निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो x है। x दोनों में मौसा है, तो x का मौसा है तो लिखेंगे x, और क्वेश्चन बच जाएगा x - 4। ठीक इसी प्रकार इन दो संख्याओं में से 2x
8 में से हमें मौसा लेना है, जिसका मौसा हो जाएगा 2 और बच जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि x माइनस 4 प्लस और यहाँ पर भी x माइनस 4, यानी कि यहाँ पर x माइनस 4 के 2 कोष्टक दिए गए हैं। तो इन दोनों कोष्टक में से हम लोग सिर्फ एक कोष्टक को नोट करेंगे x माइनस 4, क्योंकि यह दोनों पदों में कॉमन है। और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे जो बाहरी कोष्टक के बाहर है उसे नोट करेंगे। यहाँ पर बाहर है x और यहाँ पर बाहर है +2, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। तो ये हो चुका है हम लोगों का गुणनखंड विधि से हल। और इसे थोड़ा सा 1-2 लाइन और बढ़ा लेते हैं तो इसके मूल यानी कि शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे। तो लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, यदि जरा देख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0 हो तो ये -4 अगर पक्षांतर होगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 4। इसी प्रकार क्या होगा, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर जो है हमें 2 आंसर प्राप्त हो चुके हैं, एक जो है 4 है और दूसरा -2 है। तो ये जो पहला जो है इसे हम लोग अल्फा मानेंगे, ये क्या है अल्फा, और दूसरा जो है बीटा, यानी कि जो शून्यांक जो आए हैं वह जो है एक अल्फा है 4 और दूसरा शून्यांक जो है क्या है बीटा -2। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, तो लिखेंगे सत्यता की जांच क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि जांच भी करके दिखाइए। तो जांच करते हैं यहाँ पर ऐसे। चलिए, तो हम लोग जानते हैं पहले ही सूत्रों द्वारा कि मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है जो है क्या होता है, तथा लिख सकते हैं, तथा मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। बस हमें इसी सूत्रों पर इन सभी को रख देना है। जैसे में अल्फा की जगह पर लिखेंगे, देखेंगे कि अल्फा हम लोग का क्या उत्तर आया था, पहला उत्तर 4 आया था, तो लिख देंगे अल्फा की जगह पर 4 प्लस बीटा के जगह पर वह संख्या रखेंगे जो हम लोगों का दूसरा उत्तर था, यानी कि -2, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में -2 बराबर यहाँ पर लिखा गया है -b/a, तो माइनस लिखेंगे माइनस, और b इस प्रश्न में जो दूसरा पद है उसे b बोलते हैं। यह पहले पद का जो गुणांक है x² का जो गुणांक है वो a है, और इसमें दूसरे पद का जो x का जो गुणांक है वो b है, और तीसरा पद c कहलाता है। तो लिखेंगे -b/a यानी कि माइनस, और यहाँ पर पहले से ही है -2, तो लिखेंगे -2 बटे में a लिखेंगे हम लोग। a कितना दिया गया है यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 है, तो लिखेंगे 1। इसे हल करते हैं तो 4, और यहाँ पर कोष्टक तोड़ेंगे तो होगा -2, और यहाँ पर देख सकते हैं जब -2 का माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा +2, सिर्फ 2 लिख देता हूँ। और यहाँ पर 4 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 2 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल दिया गया है, अब इसकी जांच करते हैं। तो ये हो जाएगा मूलक गुणनफल, अल्फा लिखा है अल्फा, तो अल्फा हम लोग का पहला उत्तर अल्फा कहलाएगा, यानी कि 4, तो लिखेंगे 4 गुणे, और बीटा, तो बीटा वो है जो हम लोग दूसरा उत्तर लाए थे, यानी कि -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बराबर लिखेंगे। लिखा गया है c/a, तो c प्रश्न में जाएंगे, c जब लिखा होगा तो हम लोग प्रश्न में जाएंगे। c लिखा है, ये है यहाँ पर जो अंतिम पद है वो c है, तो लिखा गया है -8, तो लिखेंगे यहाँ पर -8, और बटे में लिखा गया है a मतलब x² का गुणक a कहलाता है, तो यहाँ पर 1 लिखा गया, तो लिखेंगे 1। अब इसे हल करते हैं तो 4 दूना क्या हो जाएगा -8, और इस साइड भी -8 है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो समीकरण है, दोनों जो सूत्र पर अगर रखा गया है, सत्यता की जो जांच की गई है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है दोनों में,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, जिससे यह जो है आसानी से यह सत्यता की जांच का पुष्टिकरण करे। तो लिखेंगे अतः शून्यांकों और गुणांकों शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह पहला प्रश्न लग चुका है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोगों को सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर पहले हमें प्रश्न को हल करना है और शून्यांक यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकालना है। और यहाँ पर लिखा है गुणांकों यानी कि ए बी सी। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी जो है एक्स का गुणांक होता है और सी जो है अंतिम पद होता है। इस तरह यह जांच हो चुका है। अब हम पहले प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसे मैं अलग कर लेता हूं ताकि इन दोनों को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न हल करना शुरू करते हैं यहां से। पहले प्रश्न में ही दूसरा प्रश्न दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसे हमें हल करना है। बहुत ही आसान है, बस करना कुछ नहीं है। पहले तो हमें जो है पहले पद को नोट कर लेना है, दूसरे पद को भी नोट करना है, लेकिन संख्या जो है यहाँ पर जो संख्या गुणांक दिया गया है इसके स्थान पर कोष्टक बना लेना है और बाकी सभी पदों को ऐसे नोट कर लेना है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। अब हम लोग इस कोष्टक में क्या रखा जाएगा, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो अंतिम पद है सी और यहाँ जो प्रथम पद है, प्रथम पद का जो गुणांक है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 4, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 4 और 1 का गुणा करेंगे 4 एकम हो जाएगा 4, ये से 4 हो गया। अब इसका हम लोग कर देंगे गुणनखंड तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है प्लस, यानी कि इस गुणनखंड को ही इस प्रकार व्यवस्थित करके जोड़ देना है कि आ जाए 4। तो गुणनखंड है 2 गुणे 2 और इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो 4 हो ही जाएगा। तो लिख दूंगा 2 प्लस 2। अब मैं कोष्टक को तोड़ दूंगा, ऐसे कोष्टक को मैं तोड़ देता हूं तो यह हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पर अब हमें 4 पद प्राप्त हो चुके हैं। अब इन 2 पदों में से हमें मौसा लेना है, यानी कि कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं, कॉमन हो जाएगा 2s और इसमें जो बच जाएगा पहला पद में वो बचेगा 2s और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा क्योंकि 2s तो बाहर हो चुका है कोष्टक से, तो ये हो जाएगा -1। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं में देख सकते हैं 2s और +1 में से कोई भी संख्या मौसा नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, जहाँ मौसा रहता है वहां मौसा होता है 1, तो यहाँ मौसा 1 ले लेंगे, यानी कॉमन 1 लिख लेंगे और 2s -1 इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो 2 कोष्टक जो हैं बिल्कुल सेम है, तो जब दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक कोष्टक में नोट कर लेंगे सेम है तो, और दूसरे कोष्टक में उसे नोट करेंगे जो कोष्टक के बाहर है। जैसे इस कोष्टक के जो बाहर 2s लिखा गया है तो लिखेंगे 2s और यहाँ पर -1 जो है कोष्टक के बाहर तो लिखेंगे -1। यहाँ पर अब लिखेंगे यदि 2s -1 बराबर 0 तो अब इसको हमें पक्षांतर करके हल करना होगा। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा,
2s बराबर हो जाएगा 1, पक्षांतर कर देंगे तो, और इसे मैं यदि आगे हल करूं तो ये हो जाएगा s बराबर 1/2। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखेंगे यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, जो कि s का अगर मैं मान निकाल दूं तो ये हो जाएगा 1/2। यानी कि हमें यहाँ पर अल्फा का मान मिल गया। पहला जो उत्तर है अल्फा कहलाता है और दूसरा बीटा कहलाता है, यानी कि ये दोनों शून्यांक है। पहला यानी कि अल्फा का मान होगा 1/2 और बीटा का मान भी हो जाएगा 1/2। अब हम सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच। जांच ऐसे लिखकर ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और नीचे जांच करेंगे। नीचे लिखेंगे यहाँ पर हमें शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हमें शून्यांक तो मिल गया है और गुणांक भी मिल जाता तो ठीक रहता। चलिए गुणांक नोट कर लेते हैं। तो गुणांक जो है यहाँ पर जो है पहला जो x स्क्वायर के जो बगल में है वह a कहलाता है। a बराबर 4 है। b बराबर क्या है इसमें देख सकते हैं -4 है तो लिखेंगे -4, और c बराबर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है 1 तो लिखेंगे 1। अब इसी पर हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। लिखेंगे मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तथा करके लिखेंगे तथा मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a। अब हमें क्या करना होगा कि इन सभी में ये जो ऊपर दिया गया है हम लोग ज्ञात किए हैं, इसी में से बारी बारी से इनमें नोट कर देना है। लिखेंगे अल्फा लिखा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान होगा अल्फा की जगह लिख देंगे 1/2 प्लस बीटा, तो बीटा के स्थान पर लिखेंगे 1/2 बराबर लिखा गया है माइनस, तो माइनस को नोट कर लेंगे। और फिर यहाँ लिखा गया है b, तो b की जगह पर लिखा गया है क्या लिखेंगे -4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 बटे में a लिखना है। तो एक मान हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नोट कर लेंगे। और इसी तरह ये जो मूलों का गुणनफल है इसमें भी 1/2 और बीटा की जगह पर 1/2 नोट करते जाएंगे। c की जगह पर देख सकते हैं लिखा गया है 1, तो लिखेंगे 1, और 1 की जगह पर 4 है तो लिख देंगे 4। अब इन दोनों को हम लोग जल्दी हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं। यहाँ पर भिन्न का सवाल जैसा है तो मैं जोड़ सकता हूँ 1/2 और 1/2 हम लोग जानते ही हैं हो जाएगा 2/2। इसी प्रकार इसे मैं हल कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस जो है -4 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4, और बटे में यानी कि हर जो है 4 लिखा गया है। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 1/2 दुना के हो जाएगा 4, और इधर 1/4 हमें प्राप्त है। इसे मैं हल कर देता हूँ, कट जाएगा 2 से 2 में भाग करेंगे विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर आ जाएगा 1, और यहाँ भी आंसर 1। और ये इधर देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में भी 1/4 है और राइट साइड में भी 1/4 है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड देख सकते हैं। और इस जो गुणनफल जो है मूलों का गुणनफल जो है इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। अब ये सवाल लग चुका है, हम नीचे थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता प्राप्त होती है। सत्यता प्राप्त होती है, यहाँ पर लिख देंगे प्राप्त होती है। तो ये सवाल लग चुके हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के 2 प्रश्न। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब हम प्रश्न 1 के ही तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो हम लोग नोट कर लेते हैं 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मानक रूप में नहीं है। मानक रूप क्या होता है
कि द्विघात समीकरण जो होती है ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में होती है, के रूप में होती है। चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि इतना के रूप में होती है। द्विघात समीकरण हमेशा इसी रूप में होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पद हैं इधर उधर हैं, तो हमें सबसे पहले इसके पद को सीधा करना होगा। चलिए इस रूप में लिखते हैं, तो लिखेंगे इसलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब यह सवाल जो है मानक रूप में हो गया है, यानी कि सीधा लिख चुके हैं हम लोग। अब इसे हल करेंगे तो बहुत ही आसान है। पहले 6 का गुणा यानी कि a और c का गुणा कर दिया जाता है। यहाँ तुलना कर सकते हैं इस बहुपद से, तो 6 और 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 तरीके 18। अब साइड में हम लोग कहीं 18 ऐसे लिख के रफ पर इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ये रफ कार्य है इतना। और यहाँ से हम लोग अब इसको नोट्स आगे बनाते हैं, तैयार करते हैं। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पहले पद को नोट कर लेना होगा ऐसे ही, और दूसरे पद को जब नोट करेंगे तो यहाँ सिर्फ संख्या के स्थान पर कोष्टक बनाएंगे और बाकी सभी पदों को ऐसे नोट कर लेंगे। अब इस कोष्टक में रखना क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है माइनस, और माइनस का उपयोग करते हुए हम लोग ये गुणनखंड जो किए थे इसी में से ऐसा व्यवस्थित करना है हमें संख्याओं को कि एक दूसरे से घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। जैसे मैं ऐसे करता हूँ 2 तिहाई 6, और 6 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ 3 तिली के 9, और 9 में से 2 घटा दूंगा तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे मैं नोट कर लेता हूँ, जब कितना आया था 3 तिली के 9, तो 9 माइनस 2 हो जाएगा 7। अब मैं इसे आगे हल करता हूँ तो हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर हम लोग 4 पद प्राप्त कर चुके हैं, और नियम आप जानते हैं कि जब 4 पद प्राप्त हो चुका है तो 2 पदों में से हमें लेना है मौसा यानी कि कॉमन। चलिए मौसा लेते हैं यानी कॉमन। तो ये 3x जो है दोनों पदों में है, इन दोनों पदों में 3x कॉमन है, तो लिखेंगे 2x माइनस 3, क्योंकि 3x जब कॉमन हो जाएगा तो इन दोनों पदों में यही संख्याएं बच जाएंगी। जैसे मैं इन दोनों का गुणा कर दूंगा तो सिर्फ इतना आ जाएगा वापस। देखिए कैसे, 2 तिहाई 6x² हो जाएगा और 3 तिली के 9x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इन दोनों में से मौसा लेते हैं यानी कि कॉमन। इन दोनों में से मौसा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, ना ही दोनों में x है, ना ही दोनों में 2 है और ना ही 3 है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं मिलता है मौसा, तो मिलता है 1। तो ये लिखेंगे 2x माइनस 3। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें 2 कोष्टक प्राप्त हो चुके हैं, बिल्कुल सेम है कोष्टक 2x माइनस 3। तो लिख देंगे 2x माइनस 3। और दूसरे कोष्टक में हमें वह लिखना होता है जो कोष्टक के बाहर होते हैं, तो कोष्टक बाहर लिखा गया है 3x और लिखा गया है +1, तो लिख देंगे +1। अब लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पहले कोष्टक को लिखा हूं तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर देख ही सकते हैं जब पक्षांतर होगा इधर तो यह हो जाएगा 3, और मैं x का मान निकाल लूं इसी से, तो 3 और ये जो है बटे में चला जाएगा, तो 3/2। ये जो हो गया हम लोग का अल्फा का मान ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग दूसरे कोष्टक को हल करते हैं, तो लिखेंगे यदि 3x + 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पक्षांतर कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा -1, और इसे मैं हल कर दूं तो हो जाएगा -1/3। अब हमें जांच करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया था कि शून्यांक ज्ञात करने के बाद जांच भी कीजिए, तो लिखेंगे जांच। ऐसे जांच करके ऐसे लिख लेंगे। पहले हम लोग नोट कर लेते हैं शून्यांकों को। तो शून्यांक जो है अल्फा उसे कहते हैं जो पहला मान है, 3/2 लिखा गया है। दूसरा बीटा उसे कहते हैं जो दूसरा उत्तर आया है, दूसरा उत्तर -1/3 है, तो लिखेंगे -1/3। और गुणांकों को, तो ये देखिए इन दोनों को हम लोग तुलना करते हैं इन दोनों से। तो x² बगल में a लिखा गया है, यहाँ x² बगल में 6 लिखा गया है, यानी कि a बराबर 6, लिखेंगे a बराबर 6। इसी प्रकार इन दोनों की तुलना करेंगे
तो b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा -3। इतना लिखने के बाद अब हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं लिखेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा और a b c का मान ये जो हम लोग ज्ञात किए हैं इसी से नोट कर लेंगे। तो अल्फा का मान नोट करते हैं 3/2, तो लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3, तो लिखेंगे -1/3 बराबर -b लिखा गया है तो माइनस नोट कर लेता हूं, और b का मान लिखा गया है -7, तो -7 मैं यहाँ नोट करके ऐसे बटे में a यानी कि कितना 6, यहाँ 6 लिख देता हूँ। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसमें अल्फा बीटा का मान रखता हूँ, जिसे अल्फा का मान लिखूंगा 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 और c का मान हो जाएगा -3 और a का मान यहाँ से नोट कर लूंगा तो हो जाएगा 6। इसे हम लोग और आगे हल करते हैं, सरल कर देते हैं। तो सरल कर देते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, जब सरल करेंगे तो हो जाएगा 3/2 -1/3 और इधर हो जाएगा 7/6। इसी प्रकार अगर मैं इसको हल कर दूं तो ये हो जाएगा, ये 3 से 3 ऐसे कट जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा -1/2 बराबर। अब यहाँ पर 3 से हम लोग दोनों अंश और हर में जो है दोनों में 3 से भाग आसानी से कर सकते हैं। तो लिखेंगे -1/2 क्योंकि 3 दूना के 6 होता है। इसे भी हल कर लेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। यहाँ पर देख सकते हैं मूलों का योग जब हम लोग जांच किए हैं तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर है, और यहाँ पर मूलों का जब गुणनफल हम लोग किए हैं तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है बराबर है। तो ये जो है जांच हो चुका है और ये प्रश्न जो है लग चुका है। अब हम लोग इसी प्रश्न का चौथे प्रश्न को हल करेंगे जो कि दिया गया है। चौथा प्रश्न में ऐसे इसको मैं डिवाइड कर दूं ताकि आप लोग आसानी से चाहें तो इसे नोट्स तैयार कर लेंगे इससे। चलिए मैं इसे मैं अलग कर देता हूं ताकि पता चल सके कि मैं अलग अलग प्रश्न लगा रहा हूं। अब मैं चौथा प्रश्न को हल करूंगा। यहाँ पर ऐसे चौथे प्रश्न में दिया गया है 4u² प्लस 8u। अब इसे हल करना है, यह भी द्विघात समीकरण है। देख सकते हैं कि इसमें 3 पद नहीं है, तो 3 पद नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए इसको हल करते हैं। हमें यहाँ पर 2 पद प्राप्त हैं। यहाँ पर इसे आसानी से हल करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पदों में से डायरेक्ट मौसा यानी कि कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में से मौसा लेंगे यानी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4u। अब यहाँ से 4u जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, और 8u में से अगर मैं 4u निकाल दूं तो ये हो जाएगा 2। इसे जांच कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत। तो देख ही सकते हैं कोष्टक जब तोड़ेंगे तो 4 एकम 4u² हो जाएगा, 4u² और 4 दूना के 8u, यानी कि ये सवाल बिल्कुल हम लोग का सही लगा है। बस इतना ही है और ये लग चुका है। अब इसे क्या बस लिखेंगे, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा 0। इसी प्रकार यदि u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा -2। हम लोग का ये शून्यांक जो है यहाँ पर 2 अल्फा और बीटा ज्ञात हो चुका है। अल्फा और बीटा जो है ज्ञात हो चुका है। अब जांच करेंगे, चलिए जांच करते हैं इसका। लिखेंगे जांच, यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ फिर से, और जांच ऐसे जांच लिखेंगे। और पहले तो हमें शून्यांकों और गुणांकों को नोट कर लेना है। चलिए शून्यांक नोट करते हैं। अल्फा उसे कहते हैं जो पहला मूल है, पहला जो मान है यानी कि 0,
बीटा क्या है? तो बीटा वह है जो दूसरा हम लोग का उत्तर आया है, यानी कि -2। अब ए निकालना है। ए उसे कहते हैं जो पहले पद का जो संख्या होगी, यानी कि यू स्क्वायर का जो गुणांक है 4, तो लिखेंगे ए बराबर 4। बी बराबर क्या है? तो यू का जो गुणांक है वह है बी, यानी कि 8। और सी जो है, यहाँ तीसरा पद जो है लुप्त है, यानी पता नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो 0, तो लिखेंगे सी बराबर 0। अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसी पर ये जो हम ज्ञात किए हैं इसी में से बारी बारी से रख देंगे। चलिए रखते हैं। अल्फा के स्थान पर लिखेंगे 0, क्योंकि 0 आधा मान, और बीटा के स्थान पर -2 लिखेंगे -2, ऐसे बराबर। और माइनस लिखा गया है तो माइनस नोट करेंगे। लिखा गया है बी, तो बी के स्थान पर लिखेंगे 8। यहाँ पर देख सकते हैं बी के स्थान पर 8 बटे में ए के स्थान पर क्या लिखेंगे 4। यहाँ पर 4 लिखा गया है तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फा के स्थान पर हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग 0 मान ज्ञात किए थे। और गुणे करके बीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा -2, तो लिखेंगे -2 बराबर c/a होता लिखा गया है प्रश्न में। तो सी का मान कितना है 0, क्योंकि सी तो तीसरा पद हमें ज्ञात ही नहीं था, तो 0 मैंने पता नहीं, और कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। और ए के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पर हम इस बहुपद से ज्ञात कर चुके हैं ए के स्थान पर क्या होगा 4 होगा, तो लिखेंगे 4। इसे हल करते हुए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोग इसका बायां पक्ष हल करेंगे तो आंसर आएगा -2, और ये दायां पक्ष हल करेंगे 4 से भाग करेंगे 8 में, तो ये भी होगा -2, यानी कि 4 दूनी के 8। ठीक इसी प्रकार 0 का गुणा जब हम -2 में करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही जो क्या है, दोनों ही पक्ष बराबर है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे लिख देंगे अतः शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता प्राप्त होती है, चाहे हुई, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। होती है लिख देता हूँ, होती है। तो इस प्रकार हम लोग चौथा प्रश्न भी कर चुके हैं। अब हम 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वां प्रश्न दिया गया है टी स्क्वायर -15, ये प्रश्न दिया गया है। अब इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करें कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को रहने देंगे, और 15 को हम लिख सकते हैं करड़ी 15 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो इसीलिए ये जो है टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसलिए इतना बराबर हो जाएगा। इसे मैं कोष्टक में ही रख देता हूँ, एक बड़ा सा कोष्टक में, और ताकि पता चल सके। अब ये हो जाएगा एक कोष्टक में t प्लस करड़ी में 15 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा t माइनस करड़ी में 15। अब लिखेंगे यदि t प्लस करड़ी 15 बराबर 0 तो पक्षांतर कर लेते हैं। इधर करड़ी 15 का पक्षांतर करेंगे हो जाएगा t बराबर माइनस करड़ी 15 हो जाएगा। यह हो गया माइनस करड़ी 15।
इसी प्रकार हो जाएगा। यदि दूसरे कोष्टक को लेंगे अब, t माइनस करड़ी 15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा, ये जो -15 जो है करड़ी में, अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि करड़ी 15 हो जाएगा। यहाँ हमें दो शून्यांक अल्फा और बीटा प्राप्त हो चुके हैं। लिखेंगे अब जांच। अब जांच कर लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि जांच भी कीजिए। तो अल्फा का मान कितना है? माइनस करड़ी 15। बीटा का मान कितना है? तो करड़ी में 15 है। और ए का मान कितना है? तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक, टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए कहलाता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी क्या है? तो यहाँ पर जो टी का गुणांक होगा वो बी होगा, लेकिन टी तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, दिया ही नहीं है, तो बी बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। और सी जो होता है, ये जो संख्या दी गई है उसे सी कहते हैं, यानी कि -15। अब हमें जांच करनी है। तो जांच हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर होता है -b/a, तथा चूंकि लिख सकते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब मूलों का योग यानी कि अल्फा का मान दिया गया है -15, तो लिखेंगे माइनस करड़ी में 15, और प्लस बीटा का मान, तो बीटा का मान करड़ी में 15 लिख देंगे, बराबर माइनस, और b का मान जो दिया गया है 0 है, तो लिखेंगे 0, और बटे में a का मान कितना है? इसमें से देख सकते हैं 1, a का मान 1, तो लिखेंगे 1। इसी प्रकार मूलों का जो गुणनफल है इसमें भी लिखेंगे अल्फा बीटा का मान। तो अल्फा का मान जो है माइनस करड़ी में 15, और गुणे करके बीटा का मान करड़ी में 15 हो जाएगा। इसमें c का मान देख सकते हैं -15 है, बटे में a का मान जो है कितना है? 1। अब इन दोनों को हम लोग सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं करड़ी 15 जो है माइनस करड़ी 15 से कट जाएगा, यानी कि घटाने पर 0 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐसे कट देंगे तो हो जाएगा 0। और इसमें देख सकते हैं जब किसी परमेय संख्या का अंश जो होता है 0 होता है, तो वह परमेय संख्या भी 0 होती है, तो लिखेंगे 0। और इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो करड़ी 15 का करड़ी 15 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -15। और इस साइड देख सकते हैं जो राइट साइड है यह भी -15 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पर भी लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या करना होगा? अब ये सवाल लग चुका है, लिखेंगे अतः शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता प्राप्त होती है। सत्यता प्राप्त होती है। तो ये 5वां प्रश्न लग चुका है। अब हम लोग इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न जो है 6वां प्रश्न उसे हल करेंगे। 6वां प्रश्न हल करते हैं। चलिए, इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसे नोट करते हैं। पहले प्रश्न दिया गया है 3x² -x -4। यहाँ पर देख सकते हैं इसे हल करने के लिए क्या करना होगा हमें, ये जो पहले पद का जो गुणांक है x² का जो गुणांक है 3, और ये जो अंतिम जो पद है जो संख्या है, इन दोनों का गुणा करना होगा। दोनों का गुणा करेंगे तो 3 चौके हो जाएगा 12। कहीं रफ कार्य कर लेते हैं। ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ कार्य है। 12 आ गया, इसका गुणनखंड कर लूंगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब मैं इसे गुणनखंड विधि से हल करूंगा। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना होता है, सभी पद को वैसे ही नोट कर देते हैं, लेकिन जो दूसरा पद होता है वहां गुणांक के स्थान पर कोष्टक लगा देते हैं। ऐसे देख सकते हैं
मैं सभी पदों को नोट कर दिया हूँ, बस x का जो गुणांक है उसके स्थान पर कोष्टक लगा दिया हूँ। अब इस कोष्टक में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ जो गुणांक हम लोग गुणक किए हैं, गुणनखंड जो किए हैं गुणनखंड, इसी गुणनखंड में ऐसी व्यवस्था करनी है कि उसे घटाने पर, यहाँ देख सकते हैं माइनस का चिन्ह है यानी घटाएंगे, तो ऐसी व्यवस्था करनी है कि इसे घटाने पर जो है 1 आ जाए, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो लिखेंगे 2 दूना के 4 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो ही जाएगा, तो लिखेंगे 4 माइनस 3, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग कोष्टक को तोड़ लेते हैं, तो कोष्टक तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4 में गुणा होगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और माइनस का -3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और -4 जो है पद उतार लेंगे। यहाँ पर अब हमें 4 पद प्राप्त हो चुके हैं, तो क्या करेंगे 2 पद में से मौसा ले लेंगे। इन 2 पदों में से कोई संख्या मौसा निकालेंगे, कोई पद मौसा, कोई भी संख्या हो, चर हो अचर हो, उसे हमें मौसा निकालना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर दोनों में x कॉमन है तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, स्क्वायर में से तो 1x बाहर हो गया तो लिखेंगे सिर्फ 3x, और माइनस जो है 4 लिख देंगे, प्लस इसी प्रकार इन दोनों में से मौसा निकालेंगे यानी कॉमन संख्या निकालेंगे। देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, तो लिखेंगे 1, क्योंकि जहां कोई कुछ भी मौसा ना हो वहां मौसा 1 होता है, तो लिखेंगे 3x माइनस 4। अब यहाँ पर जो 2 कोष्टक जो हैं बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं, तो जो एक जैसे हैं इसको हम लोग एक कोष्टक में ऐसे नोट कर लेंगे, और दूसरे कोष्टक में जो है उन संख्याओं को नोट करेंगे जो कोष्टक से बाहर हैं। जैसे में लिखा गया इधर कोष्टक से बाहर x है तो लिखेंगे x, और प्लस 1 भी बाहर है तो इसे लिख देंगे ऐसे। अब लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो इसे पक्षांतर कर लेंगे 4 को, -4 को, तो हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 4, और इसे मैं 3 से ऐसे भाग लगा दूंगा तो हो जाएगा x बराबर 4/3। इसी प्रकार यदि दूसरे कोष्टक को हम लोग रखें तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा -1। यहाँ पर हमें अल्फा यानी कि पहला शून्यांक जो है 4/3 प्राप्त हुआ है, और दूसरा जो है -1 प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग जांच करते हैं, लिखेंगे जांच करते हैं। अल्फा बराबर हमें प्राप्त हुआ था 4/3, बीटा बराबर हमें प्राप्त हुआ था -1, और ABC को नोट करते हैं। ABC क्या है, तो A जो होता है ये पहले पद का x स्क्वायर का जो गुणांक है A है तो लिखेंगे 3, B लिखेंगे, B क्या है, तो जो x का गुणांक होता है वो b है यानी कि -1, तो लिखेंगे -1 b है, और c जो होता है ये तीसरा पद होता है तो लिखेंगे c बराबर -4। अब हम लोग जानते हैं कि मूलों का योग चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, सूत्र है या तो, तथा मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब इन्हीं दोनों पर, इन पदों में से, इन सिंबलों में से हम लोग मान को रख देंगे। तो रखते हैं अल्फा का मान 4/3 तो लिखेंगे 4/3, प्लस बीटा का मान -1 तो लिखेंगे -1 बराबर, माइनस दिया गया है b का मान -1 है तो लिखेंगे -1, और a का मान हमें प्राप्त है 3 तो लिखेंगे 3। इसी प्रकार ये जो मूलों का गुणनफल है इसमें लिखेंगे अल्फा का मान, तो अल्फा का मान जो कितना है 4/3 तो लिखेंगे 4/3 गुणे बीटा का मान कितना दिया गया है, कितना प्राप्त हुआ है -1 तो लिखेंगे -1, और c का मान जो है -4 हमें प्राप्त है पहले से ही। a का मान 3 है तो लिख देंगे ऐसे। अब इन दोनों को हम लोग बार बार से हल कर लेते हैं, तो चलिए हल करते हैं। 4/3 -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि माइनस और -1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/3, और इस साइड तो पहले से ही -4/3 है। इसे भिन्न के सवाल जैसे हल कर लेते हैं। यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं हर, ऐसे हल करेंगे। भिन्न का सवाल बहुत ही छोटा सवाल है भिन्न का,
तो इसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3 और दायां पक्ष में तो पहले से 1/3 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुका है और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है। तो ये सिद्ध होता है ये दोनों जो है यह दोनों जो है सत्यापित हो चुका है कि ये दोनों शून्यांकों का और गुणांकों का जो संबंध है वह सत्यता की जांच सिद्ध होती है। तो लिख देंगे नीचे अतः शून्यांकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता प्राप्त होती है तो ये जो है 2.2 के पहले प्रश्न के सभी प्रश्न लग चुके हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्नावली 2.2 के दूसरे प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। नीचे 6 जो है प्रश्न दिए गए हैं और ये जो कामक के पहला दिया गया है वह जो है शून्यांकों का योग है और दूसरा जो है शून्यांकों का गुणनफल है और हमें इन दोनों से बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए बहुपद ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा जो 2.2 का है दूसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग दिया है 1/4 और यह चूंकि लिख सकते हैं चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का जो गुणनफल जो दिया गया है वह -1 दिया गया है। इसलिए लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं द्विघात बहुपद के क्या होते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए। सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र पर हमें मान को रख देना है जो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जो दिया गया है। तो लिखते हैं x² माइनस अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान प्रश्न में दिया गया है इसे नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 x प्लस मूलों का गुणनफल जो है दिया गया है -1 तो लिख देंगे -1। इसे सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x/4 -1। इसे जरा सा और हम लोग हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा भिन्न के सवाल जैसे हल कर लेंगे तो 4 लौसा लेकर हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4x² -x और -4। यहाँ जो नीचे दिया गया है इसे मैं कॉमन कर लेता हूँ यानी कि 1/4 जो है कॉमन कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4x² -x -4 और ये जो कोष्टक हमें प्राप्त हुआ है यही जो है द्विघात बहुपद है। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² -x -4। तो ये जो है दूसरे का पहला प्रश्न लग चुका है। अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न में मूलों का योग जो दिया गया है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग जो दिया गया है वह है करड़ी दो
और मूलों का जो गुणनफल दिया गया है प्रश्न में देख सकते हैं 1/3 लिखेंगे। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर यही जो सूत्र है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और x लगाकर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम लोग सेम प्रश्न एक के जैसे इसी तरह हल करेंगे इसे भी। तो x² लिखेंगे और माइनस मूलों का योग के स्थान पर यहाँ देख सकते हैं करड़ी 2 लिखेंगे, तो करड़ी 2x हो जाएगा और मूलों का जो गुणनफल है उसके स्थान पर 1/3 लिख देंगे। अब इसे हम लोग लॉसा लेकर यानी कि भिन्न के सवाल से हल कर लेंगे, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है और भिन्न का सवाल तो सभी को आता है क्योंकि ये तो क्लास 5 और 6 में ही सिखाया जाता है। तो ये मैं भिन्न के सवाल से जल्दी से इसे हल कर लेता हूँ। 3x² माइनस करड़ी 2 हो जाएगा और इंटू करके 3x प्लस 1 हो जाएगा, 1 ये हो गया। अब मैं यहाँ से 3 कॉमन कर लेता हूँ, तो 1/3 जो है कॉमन कर लूंगा तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 करड़ी 2x प्लस 1। ये जो कोष्टक में आया हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3 करड़ी 2x प्लस 1। ये जो है तीसरा प्रश्न भी लग चुका है, दूसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं दिया गया है जो मूलों का योग दिया गया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान दिया गया है वह है 0 तथा जो मूलों का गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का मान वह दिया गया है प्रश्न में करड़ी में 5। अब हमें ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे दिया गया है यहाँ पर जैसे लिखा हम लोग 2 प्रश्न हल किए हैं वैसे इसे भी हल करेंगे। लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x हो जाएगा और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र पर रख देंगे इसको, तो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, और मूलों का योग दिया गया है 0 तो लिखेंगे 0 और x हो जाएगा इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल जो कि दिया गया प्रश्न में करड़ी में 5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जब यह x से 0 का गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 0 कोई मान्य नहीं होता है तो उसे हम लोग हटा देते हैं, तो हो जाएगा x² प्लस करड़ी में 5। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² प्लस करड़ी में 5। अब हम चौथे प्रश्न को देखेंगे, हल करते हैं। चौथा प्रश्न जो है इसमें मूलों का योग जो दिया गया है प्रश्न में, मूलों का जो योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह है 1 तथा जो मूलों का गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा इसका मान भी दिया गया है 1। अब हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, या लिख सकते हैं बहुपद बराबर, लिख देते हैं बहुपद बराबर हो जाएगा। सूत्र हम लोग को पहले से ही पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद करके x और प्लस करके अल्फा इंटू बीटा, ये जो है बहुपद का सूत्र है। अब इसी पर हम लोग आगे हल करेंगे। लिखेंगे x² माइनस
अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया गया है यानी कि मूलों का योग, और प्रश्न में दिया गया है मूलों का योग जो कितना देता है, दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और x प्लस मूलों का गुणनफल ये भी 1 दिया गया है तो लिखेंगे 1। यहाँ यहीं पर ये जो प्रश्न जो है हल हो चुका है। यहाँ पर लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस 1। यहाँ मैं x इसलिए लिखा हूं क्योंकि x के जो गुणांक है यहाँ पर कुछ नहीं है तो वह 1 ही माना जाता है। अब मैं चौथे प्रश्न को हल कर चुका हूं, अब मैं पांचवा प्रश्न हल करता हूं। तो देखिए कि पांचवा प्रश्न कैसे हल करते हैं। पांचवा प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही हल करेंगे, क्योंकि मूलों का योग दे दिया है पहले ही, मूलों का योग दिया है -1/4 और मूलों का गुणनफल दे दिया है 1/4, तो लिखेंगे इसलिए बहुपद बराबर बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र आता है x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल। अब इसी सूत्र पर हम लोग इसे आगे हल करेंगे। तो x² यानी कि x² तो ये चर राशि है तो इसे ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग हमें प्राप्त है पहले से ही -1/4 और x लगाकर लिखेंगे मूलों का गुणनफल दिया गया है 1/4, लिखेंगे 1/4। अब हमें इसे जरा सा सरल कर लेना है, तो माइनस का -1/4 से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा +1/4, x लगा देंगे और यहाँ अंतिम पद भी 1/4 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें भिन्न के सवाल का प्रयोग करते हुए हल कर लेना है। लॉसर ले लेंगे 4 तो हो जाएगा 4x² प्लस 1 x प्लस 1। यहाँ पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि जब यहाँ बटे में जो है यानी कि हर यदि कोई संख्या आती है तो उसे हम लोग कोष्टक में से बाहर कर लेंगे। जैसे मैं 1/4 कॉमन कर लूंगा तो हो जाएगा 4x² प्लस 1x और प्लस 1। ये जो हो गया, ये जो कोष्टक में हमें प्राप्त हुआ है ये जो है द्विघात बहुपद है, तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये पांचवा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम छठवें प्रश्न को हल करते हैं। छठवां प्रश्न मैं इसे अलग कर लेता हूं जिससे आप लोग आसानी से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये रहा छठवां प्रश्न। इसमें मूलों का जो योग दिया गया है, प्रश्न में देख सकते हैं मूलों का योग 4 लिखा गया है तथा जो मूलों का गुणनफल दिया गया है वह है 1। ठीक इसी प्रकार हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसलिए बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद करके x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर हम लोग मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान प्रश्न के अनुसार रख देंगे। तो चलिए रखते हैं x² माइनस मूलों का योग यानी कि कितना दिया गया है 4, तो लिखेंगे 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया प्रश्न में 1, तो लिखेंगे 1। यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो चुका है तो लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये जो है हमारा ये अभ्यास खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। प्रश्नावली 2.2 आप इन सभी का ध्यानपूर्वक वीडियो देखकर नोट्स तैयार कर सकते हैं।